आंखों को मलता से बंद कीजिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में। पूरे शरीर को शिथिल कीजिए, मन को शांत, खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से आज के कक्षा के लिए तैयार करें। लंबा गहरा श्वास लेंगे और गुरु मंत्र के साथ योग की कक्षा प्रारंभ करेंगे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ सभी लोग संकल्प दोहराएंगे। मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगा, पूरी तन्मयता के साथ योग की कक्षा करूंगा और नेट जेआरएफ एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूंगा। पूरे विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, आबाद है। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकने में सक्षम हूं। ओम ओम ओम। दोनों हथेलियां आपस में मिलाइए, घर्षण कीजिए, उष्मा उत्पन्न होने दीजिए। धीरे से हथेलियों को कप से बना के चेहरे पर लगाएं। हथेलियों के अंदर ही आंखों को बंद कीजिए, खोलिए और पूरे शरीर पे हाथों को फेरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। चलिए, अगर ग्रुप में से कोई भी नीरज, भावना, पूजा जी कोई शेयर कर दीजिए जो मैंने पीडीएफ सेंड करी है ग्रुप में, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप मेरी भाव को शायद देख ना पाएंगे, क्योंकि अगर मैंने प्रेजेंट करा तो अगर संभव हो तो आप प्रेजेंट कर दीजिए या फिर मैं खुद हरिओम कुंदन जी, रियली सॉरी, मेरे पास बैटरी बहुत कम है तो मैं शायद डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज कोई भी और कोई अवेलेबल है तो प्लीज वो प्रेजेंट कर दीजिए स्क्रीन। नीरज। भैया मैं थोड़ा बीच में कुछ बाहर जा सकता हूँ, उस चक्कर में मैं बीच में फिर के चले जाऊंगा, इसलिए। भावना जी, एक सेकंड मैं कर देती हूँ। भावना जी, हाँ भावना जी प्रणाम। हम तो जी हम हिमालय के का पास बैकग्राउंड बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है। थैंक यू जी, थैंक यू। पता नहीं कौन से ऐप से किया हुआ है ये कुंदन जी ने। मैं एक योग साधक के साथ साथ एक इंजीनियर भी हूँ, तो थोड़ा सा मैंने टेक्नोलॉजी यूज कर ली। ठीक है, आज का जो विषय है ये तो देखिए नेट जेआरएफ के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, अपितु ये हमारे व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो योग साधक हैं, जो छात्र हैं और जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, जो नवीन शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनके दृष्टिकोण से भी ये आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको हम ऐसे पढ़ें, एक कहानी के रूप में समझें और पढ़ें और अपने जीवन में ही उसको उतारने का प्रयास करेंगे, तभी हम सफल योग शिक्षक बन पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योगाभ्यास की अध्यापन विधि। हाँ, क्योंकि आज हम रिवीजन के लिए आए हैं तो मैं थोड़ा सा फास्ट बनूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आज ही इस टॉपिक को मैं समाप्त कर दूं, इस चैप्टर को समाप्त कर दूं।
तो मेरा स्पीड थोड़ा सा फास्ट रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा समझने का। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बेहिचक होके पूछ सकते हैं क्लास के दौरान भी। तो जी शेयर कर दीजिए भावना जी। हाँ जी, देखिए आप अपने अनुसार वहां पे स्क्रीन को जूम जूम आउट जूम इन भी कर सकते हैं, जिनको समझने में, क्योंकि ये स्टार्टिंग में कुछ ब्लर है, तो मैं उसको पढ़ के बता दूंगा कि क्या है। जी, देखो योगाभ्यास की जो अध्यापन विधियां हैं, हम किस तरह से टीचिंग करें, क्या सारी चीजें होनी चाहिए, क्या टूल्स होनी चाहिए, क्या क्या सारे चीज क्या मेथड होनी चाहिए, वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखने का प्रयास करेंगे पूरी तरह से। इसमें टोटल 8 चैप्टर बट हैं, जो इस योगाभ्यास के अध्यापन विधियां हैं, और जिससे मैंने इस हाँ जी ठीक है, व्हाट्सएप पे भी जाके ओपन कर सकते हैं। ये जो बुक है मैं आपको दिखाता हूँ, डॉक्टर मनोहर लक्ष्मण घेराटे की बुक है। इसी से मैंने ये तैयार करी है पूरी बुक। का जो समरी है, ये सिर्फ 1 पेज और थोड़ा 1.5 पेज के आसपास है, मैंने करी हुई है शॉर्ट में। तो सबसे पहले इसमें जो आता है प्रथम अध्याय में, कि हम प्राचीन शिक्षण पद्धति और आधुनिक शिक्षण पद्धति को डिफरेंशिएट करा हुआ है कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो है प्राचीन शिक्षा पद्धति में क्या हुआ करता था और आधुनिक शिक्षा पद्धति में क्या हुआ करता था, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर जगह कुछ फायदे होते हैं कुछ नुकसान भी होता है। तो प्राचीन समय में क्या हुआ करता था, वो टीचर सेंट्रिक एजुकेशन था, और आधुनिक में क्या हो गया, स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया है। स्टूडेंट को ध्यान में रख के, छात्र को ध्यान में रख के शिक्षण शिक्षण जो है किया जाता है। और प्राचीन में कैसा होता था, अध्यापक के दृष्टिकोण से सब कुछ किया जाता था। तो इसमें छात्रों की संख्या जो होती थी प्राचीन पद्धति में, वो सीमित हुआ करती थी, और दूसरी तरफ असीमित हो गई है। आधुनिक आधुनिक समय में देखें तो छात्र की संख्या असीमित हो गया है। प्राचीन में समय का कोई बंधन नहीं होता था, कब तक सीखो, जब तक सीखना है सीखो, समय का कोई बंधन नहीं होता, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं था। बट आधुनिक में क्या है, पूरी समय के साथ हम 1 घंटा है 2 घंटा है, पूरे दम हम समय सीमा के बंधे होते हैं। उस एक थोड़ी सी ब्लर है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, बस स्टार्टिंग के ब्लर है, ठीक है। इसके बाद आता है वर्ण विशेष का कोई भेद नहीं होता था, मतलब आधुनिक में। लेकिन पहले देख लीजिए वर्ण विशेष का भेद होता था। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कर्ण का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। उनको गुरुकुल में शिक्षा नहीं दी गई थी, मतलब जहां वो गए थे उनको हटा देकर कि ये सूत्रपुत्र है। तो पहले जो होता था वो वर्ण विशेष का भेद देखता था प्राचीन शिक्षा पद्धति में। बट अब क्या है, आप देख लीजिए आपके ही बेंचमेट्स कौन से कास्ट के हैं कौन से रिलीजन के हैं, वो नहीं मतलब है, एक साथ बैठते हो खाते हो पढ़ते हो। अब वो नहीं रहा, वैचारिक गुणवत्ता होती थी पहले। अब क्या है, अंकों के आधार पे स्टूडेंट का जो है मूल्यांकन होता है। अब प्राचीन में और क्या था, शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास था, और आधुनिक में क्या हो गया है, शिक्षण का जो उद्देश्य है वो सिर्फ व्यवसाय हो गया है। भले बच्चा समझे ना समझे, भाई पैसे उसके मंथली आना चाहिए, ऐसा हो गया है। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में है, फर्स्ट में इतने ही महत्वपूर्ण है। सेकंड में देखते हैं द्वितीय अध्याय में, इससे ना योग के भ्रामक के बारे में चर्चा करी गई है कि कौन कौन से मीथ हैं। अब जैसे कोई कहते हैं कि ये योग जो है जादू टोटका है, कई सारे ऐसे देखने को मिलता है। सिर्फ ये विशेष वर्ग, जी कुछ जी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आपने कुछ मैसेज मैंने देखा नहीं, क्या करा है मैसेज, वो मैं बाद में देखता हूँ, ठीक है। और हाँ मैं कहाँ पे था, ये भ्रामक विषय था। ये सिर्फ ऐसा था कि ये सिर्फ विशेष वर्गों के लिए ही हुआ करता था, ये जादू टोना या चमत्कार, ठीक है, ये सिर्फ एक्सरसाइज ही है, या फिर सिर्फ योग मतलब रोग का निवारण के लिए ही है,
ये एक भ्रामक था, बट ऐसा अब नहीं है। अब हर एक वर्ग के लोग करते हैं, ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। इसके बाद इसमें समस्त यौगिक क्रियाओं का वर्गीकरण किया गया है कि क्या क्या चैप्टर बांटे गए हैं। तो फर्स्ट जो आता है वो आसन है, प्राणायाम है, बंध क्रियाएं और ध्यान, और अंतिम है अभिवृत्ति शिक्षण अभ्यास। तो एक एक करके हम समझते हैं। आसन को भी यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ध्यान धारणात्मक, सेकंड है संवर्धनात्मक, और तीसरा है शिथिलीकरण। ध्यान संवर्धनात्मक से आप समझ सकते हैं कि ये जो है सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं। ठीक है। और संवर्धनात्मक जिसमें हमारी पेशियों को खींच या तान इस तरह से करते हैं, जो हैवी एक्सरसाइज होती हैं उसको समझ सकते हैं, वो संवर्धनात्मक में श्रेणी में आता है। शिथिलीकरण जैसे मरकट आसन, शवासन, जिसको हम शिथिल करते हैं, वो हो जाता है हमारा आसन के। ये 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। इसके बाद आता है प्राणायाम। ठीक है। प्राणायाम में हम अपने श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करते हैं, प्राण ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाते हैं। तो ये प्राणायाम हो गया। बंध और मुद्रा, बंध और मुद्रा से हम स्थिरता पाते हैं, ये सारी चीजें। इसके बाद क्रियाएं, क्रियाएं यहाँ से समझिए आप, ये 60 क्रियाएं से लिया गया है। आप कोई भी व्यक्ति या फिर टाइप करके बताइए कितने 60 क्रियाएं हैं। आपने गृहस्थ संहिता पढ़ी होगी कि 60 क्रियाएं बताई गई है जी। हाँ जी जी, कौन कौन से हैं बताइए। धोती वस्त्र तथा नेति, लोलकित आटन कपालभाति। हाँ जी बिल्कुल, ये 60 क्रियाएं, 6 क्रियाएं हैं। धोतिर वस्त्र नेति नौली त्राड़क कपालभाति, शरीर के शुद्धिकरण की क्रियाएं हैं, क्लिंजिंग प्रोसेस। अब आता है ध्यान। ध्यान की भी कई विधियां हैं, कई प्रकार हैं, उसको हम देखेंगे। मुझे एक और टॉपिक दिया गया है कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस, उसमें हम देखेंगे कई प्रकार के ध्यान, उसमें हम चर्चा करेंगे। हाँ जी, रंजीत नौटियाल जी ने टाइप भी कर दिया, वेरी गुड। इसके बाद आता अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास से क्या समझते हैं? एनीबॉडी यहाँ पे कोई बताइए। जी, जो अंतिम है हमारा छठा, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास का मतलब क्या होता है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये है यम नियम। हाँ जी कविता जी बताइए। यम और नियम जो सर अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, दैट टाइप ऑफ रूल्स, यम और नियम। हाँ जी, कितने यम और कितने नियम है बताएं। ये सर 5, दोनों 5 है सर। कौन कौन से है ये भी बता दीजिए। या अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिदान, ये 5 और ये दोनों यम और नियम, टोटल 10 सर। हाँ जी, यही ये सोशल क्लिंजिंग और पर्सनल क्लिंजिंग से हम इसको समझ सकते हैं, यम नियम। बहुत अच्छा कविता जी, थैंक यू। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये इतने सेकंड चैप्टर हमारा खत्म हो गया, महत्वपूर्ण यही है जी। पिंटू परमार जी 5 है, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर है वो, इस चैप्टर का नाम है अध्यापन विधिया, अर्थ और कार्यक्षेत्र। तो इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि अध्यापन जो शैक्षणिक प्रक्रिया के जो घटक हैं वो क्या क्या हैं, घटक क्या क्या हैं। तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि एक 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 चीज बड़ा फेमस हुआ था सोशल मीडिया पे, ये मैं हूं, ये आप हैं, और ये हमारी पढ़ाई चल रही है, टीचिंग चल रही है। तो यहाँ पे घटक ऐसे समझ सकते हैं कि एक टीचर घटक है, एक अध्यापन एक घटक है, और ये आप विद्यार्थी हैं, ये भी एक घटक है, और ये जो हमारा इन्वायरमेंट है। देखिए इसको याद बड़ा सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं समझ के, और ये मेरा ही उद्देश्य रहता है कि आप यहीं पे बैठ के समझ जाओ, याद हो जाए आपका। तो क्या क्या हो गया? अध्यापन, अधिगमन, जो अधिगमन का मतलब होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, जो चीज हम सीखते हैं वो। अध्यापक टीचर, छात्र स्टूडेंट, विषय जो टॉपिक सब्जेक्ट है जिस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं वो एक ये हो गया। इसके बाद पर्यावरण, जो इन्वायरमेंट है वो चीज भी मैटर करता है, ये चीज हमारे क्या है, घटक हो गए। इसके बाद तो शैक्षणिक प्रक्रिया के प्रावस्थाएं हैं, 2 प्रावस्थाएं बताई गई है। ये एग्जाम में कई बार पूछते भी हैं, ये घटक भी पूछते हैं कि इनमें से क्या है क्या नहीं है। तो इसको याद करना है आपको, याद रखिएगा इस चीज को।
अध्यापन और सीखना, अधिगम जिसको हम कहते हैं सीखने को, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसका सिनोनिम्स हो गया अधिगम का, को ही हम कहते हैं सीखना। तो ये प्रावस्थाएं हो गए अध्यापन और सीखना। इसके बाद इसमें आगे नीचे थोड़ा सा लाइएगा, तो छोटा कर दीजिए भावना जी स्क्रीन को। हाँ जी, ठीक है ठीक है। पारंपरिक रूप से जो सफल अध्यापन के जो दो ढंग बताए गए हैं वो क्या है, एक तो स्टूडेंट सेंट्रिक और दूसरा क्या है, अध्यापक सेंट्रिक। ठीक है, तो हम इससे पहले भी इसमें मैंने बताया था कि जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वो क्या था, प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वो था अध्यापक सेंट्रिक, और वर्तमान जो अभी आधुनिक शिक्षा पद्धति है वो क्या है, स्टूडेंट सेंट्रिक है, छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति है। ठीक है, अध्यापन में कुछ मूलभूत विधियां बताई गई हैं, क्या क्या विधियां होती हैं, जैसे टीचर क्या पढ़ाते हैं, जैसे कोई व्याख्यान देता है ना, लेक्चर देता है, वो एक विधि है। इसके बाद फिर और ये बहुत ज्यादा जो जिनकी सुनने की क्षमता अच्छी नहीं है तो उनके लिए ये टेक्निक्स अच्छा नहीं माना जाता है व्याख्यान विधि। कई बार टीचर ऐसा होता है कि अभी लेक्चर मैं दे रहा हूँ, कई ऐसे लोग होंगे जो लेट के ईयरफोन लगा के सो रहे हैं, अच्छा प्रवचन चल रहा है सुन रहे होंगे ऐसे सर झुला के, ऐसा होता है अक्सर, कॉलेज टाइम में मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था। तो व्याख्यान विधि है। दूसरा है निर्देशन अनुक्रिया, ये स्टूडेंट को ध्यान में रखकर किया जाता है, ये इसमें स्टूडेंट का उसको प्रेरित करके उनको ध्यान में रखकर ये पढ़ाया निर्देशन दिया जाता है, निर्देशन अनुक्रिया विधि। इसके व्यक्तिगत निर्देशन 1-to-1 वो होता है, जैसे आजकल ग्रुप सेशन चल रहा है, पर्सनल सेशन चल रहा है, उस तरह से। समूह चर्चा ग्रुप सेशन, निर्देशित अभ्यास निर्देशन के साथ पढ़ाया जाता है, निर्देशित अभ्यास। परियोजना, जैसे कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, साइंस का प्रोजेक्ट हो, उसके द्वारा। प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन होता है, जैसे योगा के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, उस तरह से समझ सकते हैं इसको। इसके बाद आता है अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले घटक। अध्यापन विधि, देखो दो टर्म मैंने इससे पहले क्या था हमने देखे थे, अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के घटक और उसको प्रभावित करने वाले घटक, उस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। ठीक है, तो वो क्या है, विषय वस्तु। अब क्या विषय वस्तु है, जैसे हमने अभी लिया, अगर मैं सिर्फ कोई अच्छा टॉपिक नहीं लेता या उसको समझाने का अच्छे से तरीके से प्रयास नहीं करता तो शायद आप अच्छे से समझ भी नहीं पाते और शायद सर के ऊपर से ये टॉपिक चला जाता। विषय वस्तु भी अच्छा होना चाहिए आपका, और पहले की पृष्ठभूमि और छात्रों का अनुभव, जैसे इससे पहले भी हमने इसको पढ़ चुके हैं, राहुल सर ने इसको पढ़ाया हुआ है, अभी मैं दोबारा इसको रिवीजन करा रहा हूं, तो आपके लिए क्या है, ये आसान हो गया है। जो फर्स्ट टाइमर होंगे उनको ये समझने में बहुत दिक्कत होगी कि अरे सर क्या कह रहे हैं, कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि छात्रों का अनुभव और उसके पहले की जो पृष्ठभूमि है वो जानना बहुत जरूरी होता है। एक बार हमने पढ़ लिया है, अब इसमें क्या फायदा होता है, हमारा टीचर का क्या फायदा है कि उसको समय कम लगता है टॉपिक को कम करने में, और उसकी एनर्जी भी कम लगती है। अध्यापक को भी ये समझना चाहिए कि वो बहुत मिलनसार हो, सॉफ्ट स्पोकन हो, कोई बच्चों के साथ पार्शलिटी ना करे, अच्छी अच्छी चीज को समझाएं, उसका व्यक्तित्व अच्छा हो, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। अगर मैं यहीं पे मतलब यूं कहें कि कुछ भी पहन के आ जाता तो शायद ये प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता। उनका व्यक्तित्व पे भी बहुत निर्भर करता है टीचर के, कि प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए उनका और व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए, बोलने सॉफ्ट हो। अगर यहीं पे मैं चिल्लाने लग जाऊं तो शायद आप यहाँ से बहुत सारे लोग चले जाएंगे। तो ये होता है अध्यापक। और इसका सुविधाएं, जो भी चीज सुविधाएं से समझ लीजिए कि सुविधा को हम कैसे समझ सकते हैं, फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करते हैं सर। हाँ समझ सकते हैं। वैसे फैसिलिटी कौन कौन सी फैसिलिटी, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं मार्कर यूज करने लग जाता, कुछ कुछ चीजें करने लग जाता तो शायद वो चीज और इफेक्टिव हो जाती है ना। तो ये फैसिलिटीज हो गई। और एक जैसे हम सटकर्म क्रिया करते हैं, सटकर्म के पास क्रिया करें और पानी गर्म करने का कैटल ही नहीं है, बिजली की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो इफेक्टिव नहीं होगा।
तो आपके पास पूरी सुविधा होना चाहिए, अच्छा कमरा होना चाहिए, पानी का अच्छा सोर्स होना चाहिए, सारी चीज होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज सुविधाएं हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है वैज्ञानिक सिद्धांत। सिद्धांतों के आधार पे भी टीचिंग होना चाहिए। आपके जो सिद्धांत हैं वो वैज्ञानिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी बोल दिया या कुछ भी कह दिया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए ये हमारी टीचिंग। इसके बाद थर्ड चैप्टर एंड चौथा चैप्टर है अध्यापन विधियों के स्रोत। स्रोत क्या होने चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। तो यौगिक सिद्धांत पहला, इसमें देखो टोटल जो बुक में 9 सिद्धांत बताए गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में 9 लिखे हैं। तो फर्स्ट है यौगिक सिद्धांत। यौगिक सिद्धांत क्या होना चाहिए? अब जैसे यौगिक सिद्धांत में क्या समझ सकते हैं आप कि सिर्फ यौगिक सिद्धांत ये नहीं समझना है कि ये सिर्फ एक्सरसाइज ही है, ठीक है। जैसे कि शारीरिक हलचल ही नहीं होनी चाहिए, कम से कम शारीरिक हलचल हो, स्थिरता होनी चाहिए। पतंजलि ने भी कहा स्थिरम सुखम आसन, स्थिरता के साथ आपको आसन करना है। यौगिक जो सिद्धांत है वो स्थिरता के साथ होनी चाहिए। और जैसे हमने योगाभ्यास के दौरान बहुत शारीरिक थकावट भी हो गई, तो उसके बाद आपको शिथिलीकरण वाले आसन भी करना है, जैसे शवासन हो गया। ये सब हमारे सिद्धांत है यौगिक। अब आता है नेक्स्ट, कौन से हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। देखो आपको मानसिक रूप से भी तैयार होना है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ आप लोग बैठे रहे, आपको मानसिक रूप से भी पूरी तरह से प्रिपेयर होना है कि हाँ हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप मेंटली रूप से ये समझ ले कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भी कोई भी टीचर आ जाए आपको नहीं समझा पाएगा। तो आपको मानसिक रूप से भी स्ट्रांग होना है कि हम सीख रहे हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो गए। शारीरिक रचना एवं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत। अब देखो आयु और लिंग के आधार पे सब कुछ ये विभाजन। आप देखो ना अपने ही क्लास में जब आप योग की कक्षा लेते हो तो बच्चों के लिए अलग एक्सरसाइज होती है, प्रौढ़ के लिए, बूढ़ों के लिए अलग एक्सरसाइज होती है, और फिर वही फीमेल के लिए अलग एक्सरसाइज होता है, मेल के लिए थोड़ा अलग एक्सरसाइज आप स्ट्रेंथनिंग वाले कराते हो। क्योंकि आप देख लो कि फीमेल का जो पेशीय जो होता है भार फीमेल का, वो करीब 35% होता है। वही मेल का कितना होता है? अप्रोक्स मोर देन, हाँ जी ठीक है। और मेल का कितना, करीब करीब 47% के अप्रोक्स उसका पेशीय भार होता है पूरे शरीर का। इसलिए हम स्ट्रेंथनिंग वाले ज्यादा करवाते हैं। फीमेल में क्या होता है, जो फैटी टिश्यूज होते हैं वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल। तो दोनों के शरीर में क्या होता है, भिन्नता होती है, इसलिए अलग अलग तरीके से हम उनको एक्सरसाइज कराते हैं। तो ये सिद्धांत हो गए। शैक्षणिक सिद्धांत। शैक्षणिक सिद्धांत में भी 3 बताए गए हैं। देखो सकल सिद्धांत है, इसके बाद अंश और प्रागामी अंश विधि, ये 3 चीजें हैं। कई बार ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो सकल क्या होता है? एक सकल समझ लीजिए तो एक पूरा पैकेज होता है कि हम अगर हम टीचिंग कर रहे हैं, आप जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, किसी को जल नीति करना है तो डायरेक्ट कोई टीचर उसको कह देता है स्टूडेंट को, ठीक है बेटा तू जल नीति कर ले, ठीक है। तो जो स्टूडेंट स्मार्ट है, वो तेज है, तो वो उसको तो पकड़ लेगा कि हाँ हमें जल नीति करना है, इंस्ट्रक्शंस की विधि की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक हमने बता दिया कि हाँ ये आपको करना है जल नीति। इसके बाद अगर वही कोई कमजोर विद्यार्थी है तो आपको पूरी विधि बताना पड़ेगा कि हाँ बेटा ये विधि है, आप पहले ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, उसमें नमक डालिए। तो ये पूरा विधि हम बताते हैं उनको। तो वो किसके अंतर्गत आ गया? अंश के अंतर्गत आ गया। और प्रगामी अंश विधि क्या हो गया? अगर हम किसी को कह दिए, वो एक एक्सरसाइज दूसरे एक्सरसाइज से कनेक्टेड रहता है। अब जैसे हमने कह दिया कि चलो तुम षटकर्म करो, तो कोई क्या करेगा, वो चलो जल नीति किया, रबड़ नीति किया, कुंजल किया, एक सीरीज में कर लिया, फुल पैकेज हो गया ये, ठीक है। अब जैसे ये 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर का एक बुक बन गया, ये क्या हो गया? एक पैकेज हो गया। इसको कहते हैं हम प्रगामी अंश विधि। ये 4 चैप्टर हमारा। 5th चैप्टर है अब कक्षा का प्रबंधन कैसे किया जाए, आपकी कक्षा जो कैसे होनी चाहिए उसका। तो हम 5th चैप्टर में बढ़ते हैं। अगर फास्ट हो रहा हूं तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, प्लीज लेट मी नो कि सर थोड़ा धीरे हो जाइए, ठीक है।
अगर समझने में थोड़ी परेशानी हो तो भी आप मुझे टोक सकते हैं बीच में। 5वें अध्याय में आते हैं सर कक्षा जी। सॉरी सर, सर सकल और अंग वाला एक बार समझा देंगे? ये प्रगामी अंग विधि तो समझ में आ गया सर, सकल और अंग का एक बार बता दीजिए। सकल और अंश ना, देखो ये जो होते हैं ना सकल, अगर कोई स्मार्ट स्टूडेंट है उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई वीक स्टूडेंट है उसके लिए अच्छा नहीं है। अगर वीक स्टूडेंट को हम बोल दें कि जाओ बेटा तुम जलनीति कर लो, मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया कि जाओ तुम कोई भी आसन कर लो, लेकिन उसको पता ही नहीं है, न्यू कमर है, तो समझ नहीं पाएगा वो। लेकिन जो स्मार्ट है वो समझ जाएगा कि हाँ हमने सामने क्या करने को कहा रहा है। वो अगर वो जानता है उस विधि को तो डायरेक्ट कर ले, उसको विधि उसको हमें पूरे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको हमने एक पूरे पैकेज बता दिया, हाँ बेटा तुमको करना है ये जलनेति या कोई भी क्रियाएं करनी है। उनको हम टुकड़ों में नहीं बांटते हैं, एक सम टोटल पैकेज होता है, उसको हम एक पूरी नॉलेज एक साथ दे दिए कि हाँ तुम्हें जलनेति करना है। विधि बताने की जरूरत नहीं है, टुकड़ों में नॉलेज नहीं देते हैं। इसको ये समझिए कि टुकड़ों में नॉलेज नहीं दिया हमने उसको, एक ही बार में हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया और वो फॉलो कर लिया। वहीं अंश में क्या होता है, अंश का मतलब होता है टुकड़ों में देना, अंश बाय अंश। अब कोई कमजोर विद्यार्थी है उसके लिए तो अच्छा है कि हाँ उसको मैंने पूरी विधि बताया कि तुम्हें पहले पानी को गर्म करना है, पूरी विधि, उसके लाभ भी बताएंगे, उसके प्रिकॉशंस भी बताएंगे, टुकड़ों में मैंने बताया, तो ये अंश हो गया। आया समझ में मैम? जी सर, थैंक यू। जी, तो आगे हम बढ़ते हैं फिफ्थ चैप्टर में। योग के छात्र या सहभागियों को निम्नलिखित भागों में बांटा। देखो कई प्रकार के ना छात्रों को डिवीजन करा गया है इसमें। एक तो होता है बिगनर्स, अपन देखते हैं ना आजकल आ रहा है ना कि बिगनर्स लेवल, इंटरमीडिएट, फिर एडवांस लेवल करवाते हैं ना, आप देखते होंगे अपने क्लास में ही, तो कैटेगराइज हम कर देते हैं। तो वैसे ही प्रारंभिक छात्र, वैसे अनुभवी वाले छात्र, थोड़ा सा अनुभव हो गया है। इसके बाद विद्यालय के छात्र कहे जाते हैं जो पांच, इसका एज ग्रुप होता है 5 से लेके 17 साल तक की आयु, ठीक है। तो ये होते हैं विद्यालय वाले छात्र। इसका विशेष ध्यान देने दिए जाने वाले योग्य छात्र, जैसे कि कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, या फिर कोई बूढ़ा है, या कोई बच्चा है, या फीमेल हो या मेल हो, ये अलग अलग कैटेगराइज कराते, जो या थेरेपी हो। आप अपने क्लास में देखते होंगे कि अलग अलग तरह के आपके स्टूडेंट होते हैं, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया, समझ गए? तो वो एक विशेष समूह वाले हो गया ये स्टूडेंट। और समस्यात्मक छात्रों की, ठीक है। अब एक इसमें आता है कि समस्यात्मक छात्रों की व्यवस्था। आपके साथ भी कई बार होता होगा कि टीचर पढ़ा रहे हैं और पीछे से कोई बच्चा टॉन्ट कस रहा है, कुछ बोल रहा है, फिर भी टीचर पढ़ाया जा रहा है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उस पर ताने कस रहा है, कुछ बोल रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? एनीबॉडी, कोई एक जवाब दीजिए जिसका अपना अनुभव रहा हो स्कूल के टाइम का, बताइए। किसी का कोई अनुभव नहीं रहा है? अच्छा, किसी ने कोई परेशान किया हो क्लास में, किसी टीचर को परेशान किया हो? जी सर, कुछ छात्र होते हैं ना ऐसे जो सर पीछे बैठे हुए होते हैं, वो आपस में बातचीत करते हुए होते हैं, ऐसे टाइप कुछ वही होता है सर, सभी की क्लास में होता है अधिकतर ऐसा तो। हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम पे क्या करते हैं? मेरा प्रश्न ये है कि उस टाइम पे शिक्षक क्या करते हैं? उस टाइम पे सर शिक्षक को समझाते हैं या डांटते भी हैं, जो ये बाहर निकाल उसको देते हैं। वही करते हैं। करके बताइए। डायरेक्ट वो स्टूडेंट को नहीं बोलेंगे, सबको बोलेंगे कि क्वाइट है, एक इन जनरल एक बोलेंगे कि चुप बैठो शांति से सुनो, पहली बार। डायरेक्ट पॉइंट आउट नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर फिर भी ना माने बच्चा तो क्या करेंगे? देन उनको पनिशमेंट देंगे सर, कुछ भी। लेकिन इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि टीचर जो है स्टूडेंट को बाहर कर देते हैं और वो चले जाते हैं, बोले तुम पूरे दिन रहो बाहर। तो क्या ये सही है?
जी नहीं ये सर। सही नहीं है सर, गलत है। बिल्कुल। तो उनको सिर्फ देखो, उद्देश्य क्या है कि उनको एहसास दिलाना है कि आप आगे से ऐसा नहीं करोगे। पनिशमेंट ये होना चाहिए कि उनको एहसास दिलाना, बस ये उद्देश्य होना चाहिए शिक्षक का, कि छात्र को एहसास दिला दे कि अब बेटा तुम ये नहीं करोगे, नहीं तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, बस ये उद्देश्य होना चाहिए। अब आगे आते हैं, बैठने की जो व्यवस्था है किस तरह से होनी चाहिए। जो आपकी जब योग की कक्षा लेते हो तो किस तरह से करते हो, इसमें कई विधि बताए गए हैं कि आप सर्कल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, एक रॉ में बनाओ, कॉलम बनाओ, हाफ चंद्राकार बनाओ। तो सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? टाइप भी कर सकते हैं। अर्धचंद्राकार होती है सर जी मनोज बैठने जी, की जो। जी सर, अर्धचंद्राकार होती है बैठने की जो विधि होती है ना। रीजन क्या है, रीजन बताइए। सी क्रॉस जी, बहुत बढ़िया। रीजन ये है सर कि सभी लोग टीचर को दिखने चाहिए सही तरीके से, कौन क्या अभ्यास कर रहा है, वो गलत तरीके से तो नहीं कर रहा। सभी पे ध्यान होना चाहिए टीचर का। सिर्फ दिखना चाहिए या फिर प्रॉपर सुनाई भी जाना चाहिए? जो जी हम सर, सुनाई भी जाना चाहिए। जो हम उन्हें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो उन्हें आवाज भी वहां तक जानी चाहिए। बिल्कुल। तो सबसे जो अच्छा ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सबसे जो अच्छी विधि कौन सी होती है, तो हाफ चंद्राकार। वहां से टीचर जो है पूरे स्टूडेंट पे नजर रहता है और आपकी आवाज भी पूरे तक प्रॉपर पहुंचती है। स्टूडेंट का टीचर के साथ, टीचर का स्टूडेंट के साथ प्रॉपर तालमेल बनना चाहिए, उनको दिखना चाहिए। ठीक है, तो सर ये हाफ हाफ मीन्स अर्धचंद्राकार सर आप बोल रहे हो ना? जी जी, अर्धचंद्राकार। जी जी सर। ठीक है। और एक और भी बात इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्येक छात्र के बीच का जो लगभग डिस्टेंस होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? जी सर, तो 40 वर्ग फीट होनी चाहिए, 40 वर्ग फीट सर। 40 वर्ग फीट, ये याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है। इसके बाद निर्देशन, दृश्य श्रव्य साधन, चर्चा विषय और पाठ अतिरिक्त अभ्यास, ये सब सारी चीजें दी गई हैं कि इस तरह से आप कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन कीजिए। ठीक है, अच्छे ये टेक्निक्स हैं। इसके बाद पाठ अतिरिक्त अभ्यास, पाठ करने के बाद भी, जैसे कि क्लास खत्म हो जाता है, इसके बाद भी आप उनको जैसे होमवर्क दो या उनको प्रोत्साहित करो कि आप घर पे बैठ के अभ्यास कीजिए। ठीक है। इसके बाद हम छठे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। छठा अध्याय है योग में अध्यापन साधन तथा इसका महत्व। ठीक है। साधनों के विभिन्न प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं साधन के, वो देखते हैं। देखो, जब हम जब प्रेजेंटेशन भी करते हैं तो देखा होगा आपने कि राहुल सर ने कई सारे पिक्चर्स को ऐड करते हैं। ये ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में भी, ऑफलाइन में भी कई सारी चीजें होती हैं जो डेमोन्स्ट्रेशन, आप जब अभ्यास कराते हो तो खुद को एक डेमोन्स्ट्रेट देते हो, तब जाके सामने वाला जल्दी कैच करता है। अगर हम सिर्फ लेक्चर देंगे तो शायद उतना जल्दी कैच ना करे। तो डेमोन्स्ट्रेशन, तो पिक्चर्स भी ऐड करना बहुत जरूरी होता है, अच्छे टीचर की क्वालिटी में है ये। ठीक है। इसके बाद आता है कि उसके अध्यापन साधन के लाभ क्या हैं। ठीक है, अध्यापन के साधन कौन कौन से हैं। इसके बाद अध्यापन में प्रयोग होने वाले साधन क्या क्या यूज करते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, आज डिजिटल ब्लैक बोर्ड आ गया है, आपने देखा होगा डिजिटल ब्लैक बोर्ड। ऑनलाइन सिस्टम में ये बहुत यूज हो रहा है आजकल, डिजिटल। इसके बाद चौक हो गया, पेंसिल्स हो गए, ये जितने भी साधन है ना, ये साधन है, ये हमारे टीचिंग में यूज करते हैं अपन। इसके बाद अभी तक में जो 6 चैप्टर हो चुके हैं, अभी तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बड़ा इजी टॉपिक है। ऑल गुड, मैसेज कर दीजिए। ठीक है, तो हम परफेक्ट जी, थैंक यू जी, थैंक यू। तो सर आगे हम यहाँ से बढ़ते क्वेश्चन, सर एक मिनट सर यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है सर? हैं। क्वेश्चन जो पूछेंगे ना आपसे, वो पूछेंगे कि
साधन कौन कौन से हो सकते हैं, अध्यापन में प्रयोग होने वाले साधन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कुछ एग्जाम्पल आपको दे देंगे, या फिर क्या क्या साधन नहीं है वो दे देंगे, 4-5 ऑप्शन दे देंगे, और फिर आपको वो चूज करना है। बड़ा सरल क्वेश्चंस होते हैं, बस अपने कॉमन सेंस का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट सिंपल। ठीक है, चलिए 7वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्या 7वां अध्याय, योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला। और देखिए अपन अभी जैसे मैंने क्लास ले रहा हूं, ठीक है, तो क्लास के दौरान भी मैं आपको पूछता हूँ, कुछ कुछ चीजें पूछता हूँ। इससे क्या होता है कि आपका इंगेजमेंट भी बढ़ता है, और फिर आपका जो कनेक्शन है मेरे साथ वो भी प्रॉपर हो जाता है कि हाँ आपका पूरा कंसंट्रेशन। तो कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, तो अभी जैसे मैंने अभी ये टॉपिक पढ़ा रहा है, क्या हम इस टॉपिक से हटकर कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? बिल्कुल नहीं पूछ सकते, क्योंकि हमारा ये टॉपिक चल रहा है। कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? सारगर्भित प्रश्न होने चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी नहीं पूछ देना है। तो ऑथेंटिक क्वेश्चंस होने चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो पहले जो प्रश्न के जो टाइप्स होते हैं वो सामान्य होते हैं, नॉर्मल प्रश्न पहले पूछिए। ऐसे नहीं कि हम स्टार्ट किए और हमने हार्ड क्वेश्चन से स्टार्ट किए, बिल्कुल भी नहीं। इजी क्वेश्चन टू हार्ड ऐसे जाता है। इसके बाद थोड़ा सा और लेवल ऊपर जाइए तो विचार करने योग्य प्रश्न होते हैं, ठीक है, सोचने वाले प्रश्न होते हैं कि और भी सोचने को। फिर कंपैरिजन वाले प्रश्न होते हैं कि कंपैरेटिव वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो उस तरह से पूछिए आप। इसके बाद फिर लास्ट में आता है मजबूर करने वाले, कि अब वो टॉप लेवल के क्वेश्चन हो गए कि आपको थोड़ी देर सोचने पे मजबूर कर दे। तो वो ये क्वेश्चंस के टाइप होते हैं। उसके बाद प्रश्नों के प्रकार होते हैं, कौन कौन किस तरह से प्रश्नों के प्रकार हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न है, प्रश्न बनाना, विचार विचार करने पे मजबूर करने वाले प्रश्न हैं, समस्याओं वाले प्रश्न जिसका कोई आंसर ही नहीं है। कि कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं ना जिनका कोई आंसर नहीं होता, वो सिर्फ टीचर को परेशान करने के लिए होते हैं। तो समस्या वाले प्रश्न, बोध कराने वाले प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, कंपैरेटिव जिसकी बात कर रहे थे। जैसे कि तुलनात्मक में कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए तो प्राकृतिक श्वसन और प्राणायाम के बीच में क्या अंतर है या फिर क्या समानताएं हैं, ये इस तरह के प्रश्न। सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न ये हो गया। देखो अच्छे प्रश्नों का भी एक गुण होता है, अच्छे प्रश्न का भी एक आधारभूत गुण होता है। कैसे प्रश्न पूछने, आप कमजोर स्टूडेंट से हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, नहीं तो वो फिर क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। तो अगर कोई कमजोर स्टूडेंट है तो उनको आप उनके सरल प्रश्न पूछिए, और सरल से लेके हार्ड क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। एक ही बार भी हम हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, है ना, इजी से हार्ड की तरफ बढ़ते हैं। कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है क्वेश्चन पूछने में, बड़ा सरल पूछना है, और आपकी भाषा भी बड़ा सॉफ्ट होनी चाहिए। अब कई टीचर ऐसे भी होते हैं, अच्छा ये स्टूडेंट जो है खिल्ली उड़ाया था मेरा, चलो इससे हार्ड प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कभी भी भेद नहीं करना है आपको किसी भी स्टूडेंट के बीच में। सबके लिए एक समान के भाव होना चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए, एक जैसे प्रश्न होने चाहिए। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी कक्षा में कोई वीक स्टूडेंट है तो आप उसको आसान प्रश्न पूछे, ताकि वो और मोटिवेट हो पाए। अगर हार्ड पूछ देंगे, हार्ड क्वेश्चन पूछ देंगे, तो वो शायद बंदा डिमोटिवेट हो जाए। इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसे प्रश्न पूछना है जिनके आंसर हो, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन पूछ दिए और बच्चा परेशान हो रहा है, उसका कोई आंसर ही नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। एक ही प्रश्न बार बार नहीं पूछना है, रिपीट नहीं करना है, उसको तो चेंज करना है। तो ये गुण है अच्छे प्रश्नों के। अब हम लास्ट चैप्टर है पाठ नियोजन। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, कई बार बना है। तो लिखित, इसमें दो हैं, लिखित पाठ योजना के लाभ और गुण। तो आप ही में से कोई एक व्यक्ति जो है बताइए कि क्या लाभ होने चाहिए। खुद कॉमन सेंस का यूज कीजिए और बताइए, फिर मैं बताता हूँ। मतलब उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए टीचर में। उसके लाभ क्या है और गुण क्या है, कुछ बताओ कुछ। हाँ, टीचर में आत्मविश्वास होना चाहिए, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जो उसके विचार विचार अच्छे होने चाहिए उसके। और मतलब जो भविष्य में कुछ भी पढ़ाने जा रहा है उसकी योजना बनानी चाहिए पहले से उसको। बिल्कुल। देखो जैसे कि अभी मुझे पढ़ाना था, तो मैंने अभी जैसे हाँ जी बताइए।
उन्हें अपने कंटेंट पे पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरी पकड़ होनी चाहिए। बिल्कुल। और वो होमवर्क भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मुझे सिर्फ पढ़ाना होता, कंटेंट ही रेडी नहीं था तो मैं कैसे पढ़ाता। कंटेंट भी जरूरी था। इसके बाद अगर मैं खुद पढ़ के नहीं आता तो शायद मुझे और ज्यादा दिक्कतें आती पढ़ाने में। तो आपको होमवर्क करना है, इसके बाद पढ़ाना है। तो ये अच्छे टीचर का क्वालिटी है। तो लिखित पाठ योजना होना चाहिए। आप पहले से एक रफ वर्क जरूर कर लीजिए कि आपको क्या पढ़ाना है। ये बहुत जरूरी है। पूरी सामग्री होनी चाहिए। पता चला हम पढ़ाने गए और चौक पेंसिल बोर्ड है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना है। ठीक है। इसके बाद आता है यौगिक पाठ संचालित करने की दृष्टि से कुछ संकेत। क्या क्या संकेत होने चाहिए। वातावरण का निर्माण, आपके जो इन्वायरमेंट है वो चीज। आप जैसे देखो, हम योग की कक्षा लेते हैं, क्या आप योग स्टार्ट करते हो तो तुरंत क्या करते हो। पहले योग कक्षा स्टार्ट करने से पहले अपन क्या करते हैं। प्रार्थना लेते हैं। एग्जैक्टली, हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, प्रार्थना करते हैं और वो ऐसा माहौल बनाते हैं, फिर जाके हम स्टार्ट करते हैं। है ना। तो ये बहुत जरूरी है, इन्वायरमेंट बनाना। यौगिक अभ्यास का आरंभ, प्रदर्शन अभ्यास, डेमोन्स्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है। कई बार दिखाना बहुत जरूरी है। अभ्यास का विश्लेषण भी कीजिए। आपने जो करा या कराया उसका विश्लेषण भी बहुत जरूरी है। आप छात्रों को व्यक्तिगत अभ्यास करने हेतु समय, आप जैसे मैंने प्रश्न पूछा आपसे और तुरंत मैंने नेक्स्ट टॉपिक पे चला गया, तो आपको मैंने सोचने का समय ही नहीं दिया। तो आपको पूरे सोचने का समय भी देना है। अगर मैंने कुछ पूछा है आपसे तो अगर मैंने कुछ होमवर्क दिया है तो उस पर थोड़ा सा समय आपको देना है। तो ये भी चीज है, ध्यान रखनी है। समूह अभ्यास, ग्रुप डिस्कशन होता है। अशुद्धि सुधार, अगर हमने कोई गलती करी है, कोई स्टूडेंट ने गलती करा है तो उसको भी करेक्शन करना है। निर्देशन कार्य, प्रदर्शन, पूर्णावृत्ति। अब सारे चीज अभी जैसे हमने इससे पहले ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी हम पढ़ रहे हैं, पूर्णावृत्ति कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी होता है। अभ्यास की पूर्णावृत्ति, प्रैक्टिस, प्रदर्शन की पूर्णावृत्ति और लास्ट में विश्राम। ये सारे चीज ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी ध्यान रखिएगा कि ध्यान की क्रिया विधि जो है किससे संबंधित होती है। ये पूछते हैं तो जीव प्रतिभरण, हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोफीडबैक क्रिया। ध्यान की क्रिया विधि जो है जीव प्रतिभरण, बायोफीडबैक क्रिया विधियों और शिथिलीकरण विधि से संबंधित होता है। अच्छा, यहाँ पे योग निद्रा बहुत लोगों ने किया होगा या कराया होगा। क्या हम योग निद्रा एक प्रकार का ध्यान है, क्या हम योग निद्रा तुरंत स्टार्ट कर देते हैं या पहले हम शिथिलीकरण करते हैं, शिथिलीकरण करते हैं। शिथिलीकरण करते हैं। करते हैं सर। बिल्कुल। तो पहले हम पूरे शरीर का शारीरिक मानसिक रूप से पूरी तरह शिथिलीकरण करते हैं, फिर हम योग निद्रा या ध्यान की अवस्था में जाते हैं। तो यही कहता है कि ये बहुत जरूरी होता है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, इस पे ध्यान आपको देना है, पूछते हैं ये क्वेश्चन। इसके बाद ध्यान की क्या विशेषताएं हैं, उसकी सावधानी, सिखाने की विधि, ये सारी चीज आपको पूरी तरह से आपको बताना है। ये बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही आपको किसी को भी ध्यान में नहीं बैठाना है ना। और इससे क्या, इसकी क्या विशेषताएं हैं वो भी बताना है। तो बताइए कि कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, मैसेज टाइप करके बताइए। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। बिल्कुल, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है। ये हृदय की गति घटती है या बढ़ती है। घटती है। हाँ बिल्कुल घटती है। पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्राणायाम के दौरान, ध्यान के दौरान, शवासन हो या फिर मकरासन हो, कोई भी शिथिलीकरण करते हैं तो उस समय आपकी हृदय गति घटती है। तो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। इसके बाद इस टाइम पे अभी जस्ट कुछ दिन पहले हमने इसमें राहुल सर क्लास में भी पढ़ा था कि कौन सा रेज तरंगे उत्पन्न होती है ध्यान की अवस्था में। बताइए एनीबडी। जब मस्तिष्क जो हमारा जो उत्तेजित होता है उस समय अल्फा वेव्स होती हैं, जब शांत होता है तो थीटा वेव्स उत्पन्न होती है। थीटा तरंगे उत्पन्न होती है। तो कौन सा इसमें जो एक हमने पढ़ा था ना, ईसीजी
ईईजी, ईजी, ईसीजी, ईजी जी। ईजी, ईओजी, तो कौन सा विधि इसमें होता है ये बताइए। इसमें सर ईईजी होगा। ईजी जी, मैसेज भी आ रहा है, वेरी गुड। हाँ जी, याद है आपके, वेरी नाइस। तो ईईजी के द्वारा ही हम उठ रहे हैं मस्तिष्क में, अल्फा रेज और थीटा रेज को हम मापते हैं ईईजी के द्वारा, ठीक है। इस समय सर ये पीछे वाला वापस से समझा देंगे सर, मैं न्यू हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि ध्यान में कौन सी वेव्स डेवलप होती है जब तो शांत आपने होते राहुल हैं सर का तो। क्लास नहीं अटेंड करा? नहीं सर, मेरे को अभी 2-3 डेज ही हुए हैं सर ज्वाइन किए हुए। वीडियो मेरे देखिए, पास अगर पीडीएफ मैं और नोट। अगर मैं वो बताने लग गया तो मैं अपने दिशा से ओके भटक ओके जाऊंगा। फाइन अब सर। जरूर रिकॉर्डिंग देखिए, ठीक है, या फिर फाइन पर्सनली सर, कांटेक्ट ओके करके पूछ लीजिए, ठीक ओके है। सर। इसके बाद आता है, ये विशेषताएं हो गई। सावधानी भी रखना है कि उस टाइम पे आपको किसी को ध्यान, हाँ जी वीडियो देख लीजिएगा, ध्यान में हमें किनको कराना है किनको नहीं कराना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है, बिल्कुल, ठीक है। सिखाने की विधि कैसे होनी चाहिए, प्रॉपर गाइड के साथ सिखाना है, इस चीज का ध्यान। अध्यापक द्वारा स्व मूल्यांकन, ये भी आपको बताना है, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट में, ये पूछते हैं, सीरीज पूछते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। योगाभ्यास अध्यापन, जी थैंक यू, योगाभ्यास अध्यापन पाठ पे टिप्पणियां, ये सीरीज आप लोग 8 जो हैं याद कर लीजिएगा, एक एक करके, ऊपर नीचे नहीं, ठीक है, एक लाइन से। फर्स्ट क्या होता है, अध्यापक। अध्यापक जो पाठ योजना हम जब बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें मेंशन करते हैं, वो चीजें यहाँ पे। अध्यापक, अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, कौन से कक्षा में आप पढ़ते हैं, पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास, इससे पहले कोई अभ्यास प्रस्तुत किया है उसका विवरण देते हैं, अभ्यास का, आज का अभ्यास, पाठ का लक्ष्य, क्या लक्ष्य है, मोटो क्या है, पाठ का उद्देश्य, और सहायक सामग्री, क्या क्या आपने यूज किया है योगाभ्यास में, कौन कौन से प्रॉप्स यूज करे हैं, है ना, आयंगर में यूज करते हैं ना, आयंगर में प्रॉप्स, तो वो चीजें। तो ये रहा हमारा योगाभ्यास के अध्यापन विधियों का ये 8 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए। इसके अंतर्गत किन्हीं को कुछ पूछना है तो स्वागत है, पूछ लीजिए। और बड़ा ही सरल क्वेश्चन पूछते हैं नेट में, अपने कॉमन सेंस से भी आप इसको यूज करके आंसर दे सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, है ना। जैसे ये सीरीज हो गया, ये आपको याद करनी पड़ेगी, और कौन कौन से घटक होते हैं वो चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, ये बात जी। दिस इज माय साइड, completed my session, so you have any queries, any question, then you can ask, most welcome। सर इनमें राइटर्स वगैरह के भी नाम याद करने पड़ेंगे क्या, कि कौन सी विधि किसने दिए कैसे दिए, क्योंकि सर कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करने की कोशिश की थी तो उसमें ये पूछे गए थे इस टाइप के क्वेश्चंस। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं आई जी। सर मैं ये पूछ रही थी कि लाइक सर इनमें राइटर्स के नाम वगैरह भी पूछते हैं क्या, कि सर कौन सी विधि कई किसने बार दी। देखिए, राइटर्स, देखो कई सारे राइटर्स होते हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है, लेकिन ये जनरली हमने ये बुक यूज करते हैं घराटे की, लेकिन राइटर जनरली पूछते नहीं है, ठीक है। ये कैवल्य धाम का बुक है ये, तो राइटर बड़ा कम पूछते हैं, मैंने देखा नहीं अभी तक राइटर। जैसे कि मैं मेरे को एक वो कुछ प्रश्न क्वेश्चन था पूछे हैं सर ऐसे भी। वो हाँ तो कुछ सागर क्वेश्चंस। यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है ना, वो वाली बुक्स उससे पूछते हैं अधिकतर क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा ऐसा। जो योग अभ्यास की अध्यापन विधियां, उनका नाम पुस्तक है, वो जो राइटर है उनके मनोहर लक्ष्मण खरोटे घराटे, और डॉक्टर श्रीमंत, हाँ खरोटे, उनकी बुक है, उसके ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके नाम लेके पूछ लेते हैं कि इस बुक के हिसाब से बताइए। हाँ ये भी बात, चैप्टर्स भी पूछे हुए हैं, कितने चैप्टर है, तो ये आप याद रखिएगा, है ना, टोटल 8 चैप्टर है। हाँ जी, और किन्हें कुछ पूछना है, ठीक है, तो आप पूछ लीजिए। मैं पूछ लूं, रिवीजन था 1 घंटे तो हो गया है।
थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन करवा दीजिए तो थोड़ा पता पड़ जाएगा कि कितना समझ में आया। चलिए ठीक है, तो एक एक करके मैं पूछता हूँ आपसे एक प्रश्न। कुछ तैयार हैं तो मैसेज कीजिए। आधे लोग तो चले गए। आपको समझ में तो आया ना ये? पूनम मैम, तुषार जी, हिमांशु जी, राजेश जी, मनोज जी, थैंक यू नीरज जी। पूनम मैम, आपको समझ तो आया चीजें? सर आया, बस लेट क्लास ज्वाइन की थी। एक ज्वाइन करा था। जितना पढ़ा उतना अच्छे से समझ आया, बाकी वीडियो देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो आप बताइए, प्रश्न पूछूं? टाइप कर दीजिए यस या नो। चलिए मैं पूछता हूँ प्रश्न एक एक करके, ठीक है? आप बताइएगा। प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति में डिफरेंस क्या है? राजेश जी बताइए। और टाइप कर सकते हैं एक एक करके, यहीं पे आपको याद हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत ही छोटा टॉपिक भी है, चैप्टर भी है। अच्छा, मेरी आवाज शायद पहुंच नहीं रही है। नीरज रिकॉर्ड वो कर दो, रिकॉर्डिंग। टीचर सेंटर रेस्टोरेंट, वेरी नाइस। वेरी सर गुड। है ना ये आंसर जो थोड़ा हाँ जी, हाँ बहुत? जी, बिल्कुल सही है। सर इसमें वर्गीकरण होता है सर, और प्राचीन में, एंड जो आधुनिक होता है उसमें वर्गीकरण नहीं होता है सर। रिलीजियस और रिलीजन का कुछ भी नहीं होता है। एंड उसमें जो टीचर ये स्टूडेंट्स की संख्या लिमिटेड होती है, और जो आधुनिक है उसमें स्टूडेंट्स की जो लिमिटेड नहीं होती है सर। वो टाइम बाउंडेड होती है, और ये टाइम बाउंडेड नहीं होती। आधुनिक वाली जो होती है वो टाइम बाउंडेड होती है सर, और जो प्राचीन वाली है वो टाइम बाउंडेड नहीं होती है सर। अच्छा, और इसमें सर अपना कंप्लीट विकास होता है प्राचीन शिक्षा पद्धति में। और जो नया वाला होता है सर उसमें सिर्फ मतलब टीचर्स ओनली फीस, मतलब पैसा मिल गया, ठीक है फाइन, इस टाइप से होता है सर। अंकों के आधार पर मूल्यांकन होता या सर। है। चलिए, वेरी गुड। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने पूछता हूँ कि आसन के कितने भाग यहाँ पे बांटे गए थे इस अकॉर्डिंग टू दिस बुक? आसन के 3 भाग बांटे गए थे शायद। ध्यान धारणा आसन और सर्व धनात्मक आसन और शीतलीकरण। जी नहीं, राजेश जी पूछ रहे हैं कुछ? जी राजेश जी कुछ पूछ रहे हैं? चलिए ठीक है, उनकी आवाज नहीं आ रही है तो ठीक है, शांति पाठ करते हैं। सभी लोग कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखें बंद। और ब्रह्मस्या जो है मैम जुड़ी हुई, आप शांति पाठ करा दीजिए मैम। आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी थी। कोई भी शांति पाठ करा दीजिए। आप ही करा दीजिए भैया, आपकी आवाज। अच्छा, मेरी आवाज अच्छी है। जी सर, मैं स्टार्ट करूँ? जी जी, कराइए कराइए। ओके, थैंक यू सो मच सर। तब चलिए आंखें आराम से बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड एकदम सीधा। ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे रखिए और लंबी गहरी सांस भरिए। सांस भरते हुए हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भरिए। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस भरिए। अब
शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, अपने चेहरे पे लगाएं और मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों की तरफ देखते हुए आंखें खोलें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू मैम, थैंक यू।